रही है मेरी? यस सर। चलो, लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में शायद रिफ्रैक्शन खत्म कर रहा था फ्रॉम अ प्लेन। तो ये जो क्लास है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिज्म के लिए हमें दो टॉपिक पढ़ना होता है, डिस्पर्जन एंड डेविएशन। पहले समझते हैं प्रिज्म होता क्या है। लिख लो, लिखना। प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट medium. Prism is a transparent medium whose prism is a transparent medium whose refracting surfaces whose refracting surfaces whose refracting surfaces are inclined whose refracting surfaces are inclined to each other are inclined to each other. ठीक है। तो देखो, इसके पहले हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था स्लैब से। ठीक है। स्लैब के केस में हमने जब रिफ्रैक्शन पढ़ा था तो वहां पे क्या हो रहा था, अगर यहाँ से कोई लाइट पास हो रहा है तो एक बार यहाँ रिफ्लेक्ट होता था, दूसरी बार इस सरफेस पे रिफ्रैक्ट होता था, फिर बाहर की तरफ जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि ये जो सरफेस है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1 और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2, ये दोनों पैरेलल थे। तो जब लाइट बाहर निकलता था तो बस लैटरली डिस्प्लेस्ड होता था, बाकी सारी चीजें वैसे ही रहती थी, डेविएशन 0 होता था। लेकिन अब क्या है कि अब प्रिज्म एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसके चलते क्या होता है कि रिफ्रैक्शन होगा, और जिस दो प्लेन से रिफ्रैक्शन होगा वो दोनों प्लेन पैरेलल नहीं होते हैं, किसी एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है। एक मिनट रुको। तो प्रिज्म के लिए क्या होता है? ठीक है, ये तुम्हारा प्रिज्म का प्लेन है, ये क्रॉस सेक्शन है प्रिज्म का। प्रिज्म ऐसा नहीं तो 2D नहीं होता, प्रिज्म 3D में होता है। ये उसका क्रॉस सेक्शन है। अगर इसको एक्सटेंड करोगे पीछे की तरफ तो प्रिज्म कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है। लेकिन मैं जनरली जो बुक में ड्रॉ करते हैं वो हम ये पूरा प्रिज्म नहीं ड्रॉ करते, हम प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करते हैं बस। प्रिज्म एक्चुअल में ऐसे दिखता है। ये है क्या, एक स्लैब था जिसको हमने ऐसे काट दिया हुआ है। स्लैब को जब एंगल पे काटते हैं तो प्रिज्म में चेंज हो जाता है इस तरीके का। तो ये जो प्रिज्म है, हम ऐसा डायग्राम हमेशा नहीं ड्रॉ करते हैं। जो प्रिज्म का डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं वो डायग्राम बस उसके क्रॉस सेक्शन का करते हैं। क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब, अगर इसको ऐसे कट करोगे तो जो शेप दिखेगा वही हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन जब ड्रॉ करते हैं तो क्रॉस सेक्शन ट्राइंगुलर होता है, और ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन का जो दो सरफेस होगा वहां से रिफ्रैक्शन करवाएंगे। ये प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन है। एक लाइट रे, ये जो फेस है इस पे इंसिडेंट हुआ, इस फेस पे इंसिडेंट हुआ, एयर से आ रहा है। और प्रिज्म का जो भी मटेरियल होगा उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो जब इस सरफेस पे गिरेगा तो यहाँ पे एक इसको इंटरफेस मिलेगा, और इस इंटरफेस को पास करके लाइट कहाँ जाएगा, लाइट जाएगा डेंसर मीडियम में। और जब लाइट डेंसर मीडियम में जाएगा तो यहाँ पे इसका डेविएशन होगा, पाथ को चेंज करेगा। ठीक है। फिर पाथ चेंज करने के बाद दूसरे सरफेस पे फॉल होगा, और दूसरे इंटरफेस पे जब फॉल होगा यहाँ से एक बार और कंडीशन बनेगा रिफ्रैक्शन का। तो यहाँ से जब रिफ्रैक्ट होगा तो सर्फ जो भी लाइट रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ये तुम्हारा नॉर्मल, ये नॉर्मल 1 और ये नॉर्मल 2।
तो जब नॉर्मल 2 से अवे जाएगा मतलब कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये लाइट आया, ये एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, ये लाइट, दूसरी बार रिफ्रैक्शन हुआ, ये लाइट, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो रे यहाँ से बाहर आता है उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। इस एंगल को, नॉर्मल से जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे से, उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इंसिडेंट एंगल। यहाँ पे से जो एंगल बनेगा नॉर्मल से और रिफ्रैक्टेड रे से, नॉर्मल 1 और रिफ्रैक्टेड रे से जो एंगल बन रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं R1 से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे R2 से, और ये जो बाहर एंगल आ रहा है, ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल और इमर्जेंट रे से, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं E से। तो किसी भी प्रिंसिपल, अब जब लाइट इंसिडेंट करेगा, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, चांसेस बनते हैं 2 बार रिफ्रैक्शन होने के। जब 2 बार रिफ्रैक्शन करने के बाद लाइट बाहर निकलेगा तो वो एक्चुअल पाथ से डेविएटेड होगा। हो गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उन टर्म के बारे में लिखेंगे। और ये जो एंगल है प्रिज्म का, ये जो एंगल है जो इन दो साइड के बीच में बनता है, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल। ड्रॉ कर लियो। यस सर। चलो पहले अगर स्नेल्स लॉ लगाओगे, अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे एट सरफेस 1 एंड 2, एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, स्नेल्स लॉ से क्या लिख सकते हो? इस सरफेस पे क्या लिखोगे? इस सरफेस पे लिख सकते हो साइन आई इज इक्वल टू, देखो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के लिए 1 ले रहे हैं, तो यहाँ म्यू 1 लिखने की जरूरत नहीं, सीधे 1 लिख सकते हो, और दैट विल बी इक्वल टू म्यू साइन R1। पे जो एंगल बन रहा है R1 ले रहे हैं। अब यहाँ पे पहुंचोगे दूसरे सरफेस के लिए, तो दूसरे पॉइंट पे क्या लिख सकते हो? म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन E। 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसलिए 2 बार स्नेल्स लॉ का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, एक बार इस पॉइंट पे और एक बार इस पॉइंट पे। तो ये दोनों कंबाइंड इक्वेशन, इसको 1 बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज, एक रिलेशन और होता है जो याद रखना होता है, वो रिलेशन है R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू A। ये इक्वेशन नंबर 2 है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। ये जो इक्वेशन है ये आया है ऑप्टिक्स से,
हम्म, हेलो। आ रही है आवाज? यस सर, यस सर। हाँ, तो क्या बता रहे थे कि यहाँ जो R1 प्लस R2 ये ए के बराबर होता है। वो कैसे? क्योंकि ये जो ट्राइंगल है A1 और 2, इसमें ये एंगल कैपिटल ए के बराबर, ये जो एंगल बनेगा दिस एंगल विल बी 90 माइनस R1 एंड दिस एंगल विल बी 90 माइनस R2। जब इन तीनों को ऐड करोगे ए प्लस दिस दिस शुड बी 180। उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये दूसरा इक्वेशन में मिलता है विच टेल्स दैट R1 प्लस R2 बराबर होता है ए के बराबर। ठीक है, लिखना वेयर ए इज कॉल्ड, वेयर ए इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल, where A is called prism angle. It is defined as angle between faces of the prism from which refraction takes place. जिस दो फेस से रिफ्रैक्शन होता है उस दो फेस के बीच में जो एंगल होगा दैट एंगल इज नोन एज प्रिज्म एंगल। क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ तीन एंगल हो सकते हैं, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। ठीक है, ये तीनों एंगल में से कोई भी प्रिज्म एंगल हो सकता है, बट वो डिपेंड किस पे करेगा, किस किस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर इस सरफेस से और इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो प्रिज्म एंगल ये होगा। अगर इस सरफेस से और इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो प्रिज्म एंगल ये होगा। या फिर अगर इस सरफेस से और इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो प्रिज्म एंगल ये होगा। ठीक है, प्रिज्म एंगल हमेशा डिसाइड होता है वो दो फेस से जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक, हो गया। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे डेविएशन। डेविएशन को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार्टिंग से ही डेल्टा से करें। देखो पिछले वाला केस जब हम स्लैब पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था हमने डेविएशन जीरो होता है, कोई डेविएशन नहीं होता, बस लैटरली डिस्प्लेस्ड होता है। लेकिन वहां पे प्रॉपर्टी क्या था कि स्लैब के केस में दोनों जो रिफ्रैक्टिंग फेसेस होते हैं वो पैरेलल होते हैं। रिफ्रैक्टिंग फेस पैरेलल होगा, कोई डेविएशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग फेस जो भी है वो पैरेलल नहीं है, इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये इंसिडेंट रे है, एक बार रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे नॉर्मल, ये दूसरी बार रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, अब डेविएशन का डेफिनेशन ही क्या होता है, डेफिनेशन जो होता है डेविएशन का वो क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमरजेंट रे। तो अगर एंगल देखना है, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे किधर की तरफ जाता, सीधा ऐसे निकल जाता। अगर ये प्रिज्म यहाँ पे नहीं रखा होता तो ये जो इंसिडेंट रे है ये चुपचाप ऐसा सीधा निकल जाता। लेकिन इस प्रिज्म के रखने के चलते अब रे कैसे निकल रहा है, इधर से ही मर्ज हो रहा है। तो अब जो एंगल होगा ये इस रे में और इस रे के बीच में है, उसी को बोलते हैं डेविएशन एंड दिस एंगल इज नोन एज डेल्टा। आ रही बात समझ में? जा रहा था यस इधर सर। की तरफ लेकिन डेविएट हो गया, ऐसे जा रहा था इधर, डेविएट होकर के डेल्टा से बाहर आ गया है, और इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंट वो बोलते हैं। तो ऑलवेज डेविएशन का डेफिनेशन ही क्या होता है, डेफिनेशन होता है डेविएशन का एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। लिख सकते हो इसको, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो।
हो गया? इस Yes, एंगल को sir. आई बोलते हैं, इस एंगल को ई बोलते हैं, और ये पता है ये ए है। लिखना डेफिनेशन। डेविएशन इज डिफाइंड एज deviation is defined as deviation is defined as angle between defined as angle between emergent ray angle between emergent ray and incident ray angle between emergent ray and incident ray ठीक है। तो अगर डेल्टा हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज डेल्टा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना का एक्चुअल में डेविएशन हो रहा है, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए अगेन हमें ज्योमेट्री के पास जाना होता है। जो भी ज्योमेट्री में देखोगे अगर ध्यान से, तो ये जो एंगल है, ये और ये जो एंगल है, इन दोनों का सम, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम डेल्टा के बराबर होगा। मान लो इस एंगल को मैं बोल दे रहा हूँ बी, और इस एंगल को बोल रहा हूँ सी, तो एंगल बी प्लस सी जो होगा वो किसके बराबर होगा? डेल्टा के बराबर, ठीक है ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल के बराबर। तो ये बी और सी जो है, ये ट्राइंगल का कौन सा एंगल है? ये इस ट्राइंगल का कौन सा एंगल है? इंटीरियर एंगल है। इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? डेल्टा के बराबर होना चाहिए। लेकिन हम इसको बी एंड सी के टर्म में छोड़ नहीं सकते हैं, बी और सी के टर्म में इसको नहीं छोड़ सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा? जो वहां पे 90 मैंने तो 90, ध्यान से देखो, नहीं 90 नहीं होगा। जो ये बड़ा वाला एंगल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, नॉर्मल वन से देखो, ये नॉर्मल वन है सर, तुम्हारा, वो आई के बराबर होगा। आई के बराबर होगा, राइट, क्योंकि नॉर्मल से इंसिडेंट के साथ जो एंगल बनेगा वो आई के बराबर होगा। तो ये बड़ा वाला एंगल आई के बराबर है, और यहाँ से ये छोटा वाला एंगल है, ये किसके बराबर है? R1 के बराबर है कि नहीं? बड़ा यस वाला सर। एंगल आई के बराबर, छोटा वाला जो एंगल है वो रिफ्रैक्टेड एंगल है, तो ये R1 के बराबर है। तो B कैन बी रिटेन एज I माइनस R1, हाँ या ना? B को क्या लिख सकते हो? I माइनस R1। सिमिलरली अगर इस ट्राइंगल में जाओगे तो यहाँ पे ये जो बड़ा वाला एंगल है, दिस एंगल विल बी व्हाट? एंगल ये ए। नॉर्मल 2 है, ठीक है। तो नॉर्मल 2 के साथ कौन सा रे? इमरजेंट रे जो एंगल बनाएगा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे इमरजेंट एंगल या एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये अगर ई है तो इसके जस्ट सामने वाला अपोजिट वाला एंगल भी क्या होगा? ई के बराबर होगा। तो ये ई है, ये जो मैंने डार्क से रिप्रेजेंट करा है ये भी ई के बराबर होगा। और तुमको याद है पिछले वाले डायग्राम में मैंने इस छोटे से एंगल को क्या बताया था? R2 बताया था, ठीक है। बोर्ड दिख रहा है क्लियर? तो यहाँ से अगर C पे ध्यान दोगे तो C को ये क्या लिख सकते हो? C विल बी E माइनस R2। B की जगह हमने क्या लिखा? B की जगह हमने लिखा I माइनस R1, C की जगह हमने लिखा है E माइनस R2, और ये किसके बराबर होगा? डेल्टा के बराबर होगा। क्लियर है? इसमें ना ज्यादा कुछ फिजिक्स है नहीं, बस फिजिक्स ये डायग्राम बनाने में यूज होता है कि रे किधर डेविएट करेगा, क्या करेगा। बाकी जो सारी चीज है वो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री से हम ये सारा चीज लिख रहे हैं। क्लियर है? आवाज आ रहा है ना? कट नहीं रहा है ना आवाज? आ रहा है सर। नहीं सर। ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ देखोगे I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 डेल्टा के बराबर होगा। I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 डेल्टा के बराबर होगा। और याद होगा कि R1 और R2 को अभी हमने कैलकुलेट करा था, कितना आया था? A के बराबर। R1 ये प्लस सर। R2 किसके बराबर है? A के बराबर है, तो यहाँ माइनस A डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा का अगर इक्वेशन लिखना चाहोगे सो डेल्टा विल बी हाउ मच? डेल्टा विल बी I प्लस ई माइनस ए। ये इक्वेशन तुमको क्या देगा? डेविएशन देगा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3।
तो हम यहाँ पे क्या क्या पता कर सकते हैं, डेल्टा पता कर सकते हैं, ठीक है। डेल्टा पता करने के लिए तुमको इंसिडेंट एंगल देगा कि एंगल कितने से इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। इक्वेशन 1 यूज करके हम ई कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ई कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि 1 स्नेल्स लॉ था और दूसरा बता रहा था R2 प्लस R1 इज इक्वल टू ए, उसका जरूरत पड़ेगा, फिर वहां से हम ई कैलकुलेट करेंगे। माइनस ए अगर प्रिज्म एंगल दिया है तो वहां से डेविएशन कितना होगा वो कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है, हटा दे इसको, यस सर। इसमें नोट में नीचे लिख लो और उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन नोट में इसके नीचे लिख लो, लिखना नोट नंबर 1। नोट में लिखो डेविएशन डिपेंड्स ऑन, नंबर 1 देने की जरूरत नहीं, ऐसे ही रहना, डेविएशन डिपेंड्स ऑन, नंबर 1 आप लिख लो। डेविएशन डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज पे डेविएशन डिपेंड करेगा, डेविएशन डिपेंड्स ऑन, पहला चीज इक्वेशन से ही साफ साफ तुमको दिख रहा है, इक्वेशन से ही तुमको दिख रहा होगा कि डेल्टा जो है वो क्या है, आई प्लस ई माइनस ए, यही है। तो अगर आई चेंज करोगे, आई चेंज करोगे तो डेविएशन चेंज होगा, तो यहाँ से पहला जो टर्म है वो क्या आएगा, इंसिडेंट एंगल, ठीक है, इंसिडेंट एंगल। नंबर 2, यहाँ पे ए भी है, प्रिज्म एंगल अगर चेंज कर रहे हो तो भी डेविएशन चेंज होगा, तो नंबर 2 इज प्रिज्म एंगल। नंबर 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। अब देखो ये जो चीज है ना, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टर्म है, ये इसमें कहीं दिख रहा, डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए में कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख रहा, नहीं सर। नहीं दिख रहा, फिर कैसे डिपेंड कर रहा है, देखो तुमको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, इनडायरेक्टली उसमें है, क्योंकि अगर म्यू चेंज होगा तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग ई चेंज होगा। अगर आई को कांस्टेंट भी रखते हो, आई क्या था, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1, और दूसरा जो इक्वेशन था इसी पार्ट का क्या था, म्यू साइन R2 इक्वल्स टू साइन ई। तो यहाँ समझना क्या हो रहा है, अगर आई को तुमने कांस्टेंट रखा, आई को कांस्टेंट रख रहे हो तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग R1 आएगा, एंड दैट R1, उस R1 को यूज करके तुम R2 कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे पुट करोगे तो फिर ई आएगा, ठीक है ना। ये जो ई निकालना है ना, इस ई को निकालने के लिए, एंगल ऑफ इमरजेंस निकालने के लिए तुमको म्यू का जरूरत पड़ रहा है। तो अगर ये म्यू चेंज करोगे फॉर गिवन आई, गिवन इंसिडेंट एंगल, तो ई चेंज होगा, और अगर ई चेंज हो रहा है तो भी डेल्टा क्या हो रहा है, चेंज होगा। आ रही बात समझ में, यानी जो डेविएशन है डेल्टा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करेगा। क्लियर है। यस सर। और लास्ट वन इज इट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट के वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा। अब ये भी तुमको नहीं दिख रहा कि वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा, बोलो, ये कहीं दिख रहा है, जो इक्वेशन हमने लिखा था उसमें कहीं दिख रहा है कि वेवलेंथ इंक्लूडेड है, सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर अगर डिपेंड रिफ्रैक्टिव करेगा तो इंडेक्स पे, वेवलेंथ के राइट ऊपर राइट, कर। एकदम सही चीज, क्योंकि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, तो यानी डेविएशन जो होगा वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। तो जो भी तुम्हारा डेविएशन है, डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म डिपेंड्स ऑन दिस 4 थिंग्स। आ रही बात समझ में। यस सर। चलो नेक्स्ट हेडिंग है कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस।
देखो नो इमर्जेंस कहने का मतलब है, ये तुम्हारा प्रिज्म है, इस पे लाइट इंसिडेंट हुआ, लाइट एक बार रिफ्रेक्ट हुआ लेकिन दूसरी बार रिफ्रेक्ट नहीं हुआ। हमने सोचा था कि ये इस सरफेस से बाहर आएगा, ठीक है, लेकिन जो लाइट है ना इस सरफेस से इमर्ज ही नहीं हुआ। तो अगर इमर्ज नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होगा, वही हेडिंग तुम्हारा क्या है, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। इंसिडेंट हुआ, एक बार रिफ्रैक्ट भी हुआ, लेकिन इस सरफेस से बाहर इंसिडेंट सॉरी इमर्ज नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा। ठीक है, अब देखो ये जो लाइट है इसको यहाँ पे क्या होना है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब दूसरे फेस पे जाता है ना लाइट, जब लाइट दूसरे फेस पे जाता है तो उसको इमर्ज करना होता है किधर, रेयरर मीडियम में। ये तुम्हारा जो मीडियम है वो क्या है, रेयर है, और ये मीडियम डेंसर है। अब पहला पहला जो रिफ्लेक्शन है उसमें कोई केस नहीं है, उसमें क्या है, रेयर से डेंसर जाना है और रेयर से डेंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो वो पक्का रिफ्लेक्ट करेगा ही। दिक्कत क्या होता है जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है तब। ठीक है, उसके लिए मैंने पढ़ा था TIR। तो देखो लाइट अगर यहाँ पे इंसिडेंट हुआ और यहाँ इंसिडेंट होने के बाद अगर उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, अगर इस सरफेस पे फॉल होने के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया तो वहां से इमर्ज नहीं करेगा। ठीक है, तो एक्चुअली में हमें यहाँ पे सोचना क्या है, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस का मतलब है कि ये जो दूसरा फेस है ना इस पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, TIR हो रहा है। आ रही बात समझ में। ठीक है, अब TIR यस कब होगा, TIR होने का मतलब है कि यहाँ पे जो एंगल है R2, यहाँ पे जो एंगल है R2 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, अगर यहाँ का जो एंगल है R2 उसी R2 के कोरस्पॉन्ड में रे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अगर R2 ग्रेटर देन हो जाए, सॉरी R2 इज ग्रेटर देन थीटा सी, थीटा सी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो अगर यहाँ पे जो एंगल R2 आ रहा है अगर वो थीटा सी से ज्यादा हो जाए तो फिर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्या होगा, उस केस के लिए तुमको क्या टोटल मिलेगा, इंटरनल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा, और जैसे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिला ये बाहर आएगा ही नहीं रे। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन हमारे ध्यान में क्या आना चाहिए कि अगर यहाँ से रे इमर्ज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब पक्का ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि ये जो R2 है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी, इसलिए नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें रुकना नहीं होता है, ये सफिशियंट कंडीशन नहीं है, ये देख के तुम नहीं बता सकते हो कि कब लाइट इंसिडेंट ये इमर्ज होगा कब लाइट इमर्ज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर तुमको R2 कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद तुम रिलेशन बताओगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो है ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, यहाँ से पता नहीं चलता हमें। ये तो हमें पता है कि ये कंडीशन होना चाहिए लेकिन ये इनअप्रोप्रिएट है, ये इसको थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करके बताना होता है नोन टर्म में। नोन टर्म जैसे प्रिज्म एंगल पता होगा तुमको या फिर म्यू पता होगा, उन सब टर्म में हमें बताना होता है कि कब रिफ्रैक्शन होगा और कब ये रे इमर्ज करेगा कब रे इमर्ज नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज ध्यान में आना चाहिए वो ये आना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट ये है फॉर नो इमरजेंस, उसे लिख सकते हो नीचे, इतना डायग्राम बनाने के बाद नीचे लिखना फॉर नो इमरजेंस थीटा R2 must be greater than theta c, R2 must be greater than theta c। ठीक है, अब जो भी खेल है इस R2 का है, R2 के साथ हम कुछ एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद हम फाइनल सिचुएशन बताएंगे कि जो फाइनल एक्सप्रेशन है नो इमरजेंस के लिए यूज होगा वो कौन सा होगा। अब समझना क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो ये जो R2 है अगर इसकी सबसे छोटी वैल्यू, इस R2 की सबसे छोटी वैल्यू पे भी अगर इमरजेंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब किसी भी एंगल पे इमरजेंस नहीं होगा। अगर R2 सबसे छोटा जो पॉसिबल है, सबसे छोटा R2 जो पॉसिबल है, अगर उस पे इमरजेंस नहीं हो रहा है तो बाकी किसी एंगल पे इमरजेंस नहीं होगा, एंगल कितना भी बढ़ा लो, क्योंकि अगर R2 सबसे छोटा जो पॉसिबल है उस पे रे इमर्ज नहीं कर रहा है तो एंगल बढ़ाओगे तो और ज्यादा थीटा सी से ज्यादा होगा, तो उस पे भी इमर्ज नहीं करेगा। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ। यस सर। अब देखो अब हमें पता करना है कि R2 सबसे छोटा कब होगा, R2 सबसे छोटा कब हो सकता है, क्योंकि हमें एक इक्वेशन में हमने लिखा था R1 प्लस R2
इज इक्वल टू ए। जो स्टार्टिंग के 3 इक्वेशन मैंने लिखा है उसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, वही मास्टर इक्वेशन होता है प्रिज्म के लिए। तो देखो इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, हमें ये कंडीशन डेवलप करना है। अब ये कंडीशन डेवलप हमने क्या माना कि R2 जो है मिनिमम जो पॉसिबल है, R2 जो मिनिमम पॉसिबल है, अगर उस पे रे इमर्ज नहीं कर रहा है तो बाकी किसी एंगल पे इमर्ज नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर R2 को मिनिमम कर रहे हो, R2 को छोटा कर रहे हो, तो R1 को क्या करना पड़ेगा, R1 को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एंगल है ये तो चेंज होगा नहीं। R2 को अगर डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है ना, और उस सबसे मिनिमम वैल्यू पे भी अगर इमरजेंस रे नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, हमें R1 को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो R2 को डिक्रीज करने का एक ही तरीका है कि R1 इंक्रीज हो। अब R1 को इंक्रीज करने का क्या तरीका है, R1 कैसे इंक्रीज कर सकते हो, बोलो, कोई तरीका है R1 को इंक्रीज करने का? R1 को इंक्रीज करने का तरीका है हम I को इंक्रीज सर वो करें। आई को I को क्या करें, इंक्रीज करें। हाँ ठीक है, R1 अगर इंक्रीज करना है तो I को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर I को इंक्रीज कर रहे हो तो R1 बढ़ेगा, और R1 बढ़ेगा तो पक्का R2 कमेगा, क्योंकि इस इक्वेशन से अगर इन दोनों में कोई भी एक इंक्रीज करोगे तो ये घटेगा। ठीक है, क्योंकि ये ए कांस्टेंट है, ये ए जो है ये प्रिज्म एंगल है, वो चेंज नहीं होता फॉर ए गिवन प्रिज्म। तो आई बढ़ाना है। आ रही बात समझ में? अगर आई बढ़ा रहे हो, आई इंक्रीज कर रहे हो, तो आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, व्हाट इज द सर पॉसिबल 90 मैक्सिमम? 90 डिग्री। मतलब आई मैक्सिमम अगर 90 डिग्री के बराबर होगा, उस कंडीशन के लिए R2 विल बी मिनिमम। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब आई जो होगा ना, आई का वैल्यू क्या होता है, आई जो चेंज होता है वो कैसे होता है, 0 से लेकर के 90 तक। 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल रख सकते हो। अब समझना, तुमने जब 90 डिग्री रखा उस केस में R2 मिनिमम है। अगर इस R2 मिनिमम के लिए भी, इस मिनिमम एंगल के लिए इससे पॉसिबल मिनिमम एंगल नहीं हो सकता है, तो अगर इस मिनिमम एंगल के लिए भी रे इमर्ज नहीं हो रहा है, मतलब ये जो R2 है ये हमेशा QC से बड़ा रहेगा, थीटा सी से क्या रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा, तुम एंगल कोई भी रखो। आ रही है बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा सा इधर समझने में दिक्कत होता है क्योंकि हम लोग बैक चलते हैं, पीछे चलते हैं, QC फिर R2 फिर R1 फिर I, और I का डेवलप करते हैं कि I अगर 90 डिग्री है, अगर I के 90 डिग्री पे रे इमर्ज नहीं कर रहा है तो कोई भी एंगल रख लो, रे कभी इमर्ज नहीं करेगा। आ रही है बात समझ में? हाँ या ना, जल्दी बोलो। ठीक है, तो अब समझना, तो इसके नीचे लिखना है, लिखना if if for a prism, if for a prism ray does not emerge at 90 degree, at I is equal to 90 degree, then it will never emerge for any other angle. It will never emerge for any अदर एंगल। अब 90 को छोड़ के कुछ भी रख दो, 90 को छोड़ के मतलब 90 से कम की वैल्यू, क्योंकि आई घटाओगे ना तो R1 बढ़ेगा, आई घटाओगे तो क्या होगा, R1 बढ़ेगा और उसके कोरोस्पॉन्डिंग सारी वैल्यू चेंज होगी, सॉरी R2 बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पे ये कंडीशन है कि अगर 90 डिग्री पे इमर्ज नहीं हो रहा है तो कभी भी इमर्ज नहीं करेगा। हमने सबसे मैक्सिमम वाला सिचुएशन चेक कर लिया, बीच में क्या हो रहा है वो चेक करने का जरूरत नहीं है, सबसे मैक्सिमम वाले सिचुएशन पे हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि सबसे मैक्सिमम वाले सिचुएशन पे ही R2 की सबसे वैल्यू मिनिमम होगी। और इस मिनिमम वैल्यू के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो बाकी सारे सिचुएशन के लिए ये वैल्यू हमेशा सेटिस्फाई होगा, उसके लिए कुछ चेक करने का जरूरत नहीं है। तो वही स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है कि फॉर ए प्रिज्म रे डज नॉट इमर्ज एट I इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन इट विल नेवर इमर्ज। कोई भी एंगल रख लो, 5 रखो, 10 रखो, 75 रखो, 85 रखो, उसको फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा नहीं है कि बोल दोगे सर अगर 110 रख दे, तो 110 नहीं रख सकते हो, I 0 से 90 के बीच में वेरी करेगा।
ठीक है, तो अब यहां से देयरफॉर, समझदा, देयरफॉर साइन 90, साइन 90 क्या होगा, साइन 90 होगा म्यू साइन R1। लिख सकते हो इसको ऐसे, आई की जगह पे हमने क्या रखा है, आई की जगह पे हम रख रहे हैं 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या आएगा, R1 जो होगा, देखना R1 कितना होगा, साइन इनवर्स 1/म्यू। R1 कितना होगा, R1 होगा साइन इनवर्स म्यू। ठीक है, और साइन इनवर्स म्यू किसके बराबर होता है, बताओ, साइन इनवर्स म्यू किसे बोलते हैं, साइन इनवर्स म्यू बराबर होता है थीटा सी के। आ रही बात समझ में, जब ग्रेजिंग का कंडीशन होता है तो उस केस में हमने सिंप्लीफाई करा था, तो थीटा सी जो आया था, थीटा सी क्रिटिकल एंगल किसके बराबर होता है, साइन साइन इनवर्स वन इनवर्स बाई वन म्यू के बाय। बराबर। हम्म, तो अगर यहाँ से देखोगे तो R1 क्या है, R1 बराबर है थीटा सी के। मतलब अगर मैक्सिमम इमरजेंस का कंडीशन हम चेक करें आई को मैक्सिमम करके, तो R1 उस कंडीशन में किसके बराबर आ रहा है, थीटा सी के बराबर। और हमें पता है, हमें क्या पता है, एंड या देयर ऐसे लिख सकते हो, सो R1 प्लस R2 विल बी ग्रेटर देन या इक्वल टू, ऐसे लिख दे R1 प्लस R2 क्या है, देखो R1 प्लस R2, ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये थीटा सी के बराबर है। ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये ग्रेटर देन थीटा सी है। R2 इमर्ज नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, थीटा सी से बड़ा होगा। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे, समझना, जब R1 और R2 को ऐड करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 2 थीटा सी। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है, यस। क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट करा कि R1 जो है दैट इज इक्वल टू थीटा सी, R2 जो है दैट इज ग्रेटर देन थीटा सी। बड़ा है तभी तो ये इमर्ज नहीं कर रहा है ना। तो अब जब इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 ग्रेटर देन 2 थीटा सी, है कि नहीं। यस सर। और R1 प्लस R2 किसके बराबर है, ए के बराबर है, यानी ए इज ग्रेटर देन 2 थीटा सी। ठीक है, तो किसी भी प्रिज्म के लिए, किसी भी प्रिज्म के लिए जब प्रिज्म एंगल ग्रेटर हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल एंगल, देन देयर इज नो इमरजेंस फ्रॉम दैट प्रिज्म। क्लियर है, मतलब ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये क्या है, जो पहले हम चीजें बता रहे थे वो सारी चीजें एक तरीके से समझाने वाली थी कि यहाँ तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना, ये सारी जो चीजें हैं ये बस समझाए हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए। सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए, और इस कंडीशन होने के लिए हमने सोचा है कि मैक्सिमम ये कंडीशन कब मिलेगा, वो मैक्सिमम कंडीशन तब मिलेगा जब R1 इज इक्वल टू थीटा सी, क्योंकि हमने आई को 90 डिग्री रख लिया। ये कंडीशन मिला, जब यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो पता चला कि जब प्रिज्म एंगल ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ थीटा सी हो जाएगा, तब रे इमर्ज नहीं करेगा कभी भी उस प्रिज्म से। ठीक है ना, कभी भी का मतलब कभी नहीं करेगा, कुछ भी एंगल रख लो, अगर ये सिचुएशन हो रहा है तो इंसिडेंट कुछ भी रखो, रे कभी उस प्रिज्म से बाहर ही नहीं आएगा। क्लियर है, यस सर। और अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये याद रखना है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है प्रिज्म एंगल। लेकिन इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हो, a/2 ग्रेटर देन साइन, सॉरी a/2 ग्रेटर देन थीटा सी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, अब दोनों तरफ साइन ले लो। अब दोनों तरफ साइन लेगो तो इसको लिख सकते हो साइन a/2 ग्रेटर देन साइन थीटा सी। ठीक है, और साइन थीटा सी बताना क्या होगा, व्हाट इज साइन थीटा सी, साइन थीटा सी क्या होगा, सर 1/म्यू। 1/म्यू। साइन थीटा सी क्या होगा, 1/म्यू होगा। तो यहां से लिख सकते हो साइन a/2 ग्रेटर देन 1/म्यू। साइन थीटा सी 1/म्यू के बराबर होता है। तो यहाँ से एक और इक्वेशन आएगा, दैट इक्वेशन इज आल्सो यूज्ड
टू फाइंड द कंडीशन ऑफ इमरजेंसी। यहाँ से आएगा कि अगर म्यू, ये टर्म इधर ले जाओ, ये वाला टर्म इधर ले जाओ, व्हेन म्यू इज ग्रेटर देन 1 बाई साइन ए बाई 2, ठीक है। जब म्यू किसी भी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बड़ा हो जाएगा इससे 1 बाई साइन ए बाई 2, ए प्रिज्म एंगल है, तो कभी भी रे इमर्ज नहीं करेगा उस प्रिज्म से। लाइट इंसिडेंट करवाओ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा उसके लिए। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से जो नेक्स्ट कंडीशन डेवलप हो रहा है इसको तो याद रखना ही है, और इसी को आगे एक्सटेंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, म्यू इज ग्रेटर देन, साइन का इनवर्स क्या होता है, कोसेक इनवर्स, सॉरी साइन का उल्टा करोगे तो कोसेक ए बाई 2 हो जाएगा। तो ये भी एक कंडीशन है, इस कंडीशन को भी याद रखना है। प्रिज्म एंगल के टर्म में याद रख रहे हो तो वहां से क्रिटिकल एंगल के बारे में ध्यान देना होगा, और यहाँ से म्यू के टर्म में याद रखोगे तो यहाँ से कोसेक का टर्म में आएगा ए बाई 2, यानी म्यू अगर बड़ा हो गया इस वैल्यू से, ठीक है ना। जब भी प्रिज्म कोई देगा तो हम क्या करेंगे, जैसे एक प्रिज्म दिया है, बोल रहा है 60 डिग्री इसका प्रिज्म एंगल है, और म्यू दे दिया √3/2। अब पूछेगा कि यहाँ से रे एमर्ज करेगा कि नहीं करेगा। अगर इस लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो तो रे एमर्ज करेगा कि नहीं करेगा, तो हम किसके पास जाएंगे, इस कंडीशन के पास। तो म्यू, ये म्यू है तुम्हारा, और वहां से कोसेक का वैल्यू निकालोगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर कभी भी इमरजेंस नहीं होगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes. एक मिनट रुको, कोई सवाल हो तो देखते हैं। लिखना, एक प्रॉब्लम लिखो, लिखो if 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 emergent ray if emergent ray if emergent ray is grazing if emergent ray is grazing if emergent ray is grazing for a prism if emergent ray is grazing for a prism of prism angle for a prism of prism angle for a prism of prism angle 30 degree Celsius, sorry 30 degree Celsius, for angle prism angle 30 degree, prism angle 30 degree, and refractive index and refractive index 3/2, refractive index 3/2, then find then find incident angle, then find incident angle, then find incident angle। सवाल एक बार अच्छे से समझ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि शायद मैंने उल्टा पुल्टा कुछ बोल दिया हो। ग्रेजिंग का मतलब समझते हो ना, इमर्ज रो ग्रेज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ग्रेजिंग मैंने बताया था जब टीआईआर ही पढ़ा रहा था उसी टाइम।
देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि हो क्या रहा है। ये कह रहा है ना कि एक रे इंसिडेंट करवा यहाँ पे, कोई एंगल होगा आई। लेकिन जब इंसिडेंट करवाया तो हमने क्या देखा कि रे जो है इस सरफेस को ग्रेज करते हुए ऐसे पास हो रहा है। ग्रेज करने का मतलब होता है ये सरफेस को टच करते हुए पास होगा। तो अगर सरफेस को टच करते हुए पास हो रहा है तो बताना कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा, इमरजेंट एंगल, वो कितने का होगा। 90 डिग्री। बोलो। 90 डिग्री का। अगर ग्रेज करते हुए निकलेगा तो ये एंगल 90 डिग्री, और यही जो एंगल है ई के बराबर है, मतलब ई कितना है, 90 डिग्री है। कभी भी ग्रेजिंग कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इंटरफेस को टच करते हुए रिफ्रैक्टिंग लाइट पास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इमरजेंट रे इसको सरफेस को टच करते हुए ऐसे पास होगा। तो इस कंडीशन के लिए जो एंगल ई होगा वो 90 डिग्री होगा। यहाँ से तुमको क्या करना है, यहाँ से R2 कैलकुलेट करना है, उस R2 को यूज करके R1 कैलकुलेट करना, क्योंकि यहाँ ए दिया होगा। और जैसे ही तुम R1 निकाल लोगे फिर आई कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मतलब पीछे चलना है, ऐसे स्नेल्स लॉ यूज करते हुए इधर पीछे की तरफ चलना है। वही 3 इक्वेशन यूज करना है जो स्टार्टिंग में लिखाया हुआ है। हो गया, सिंप्लीफाई कर पाओगे। यहाँ से अगर देखोगे तो पहला इक्वेशन क्या दिखेगा, साइन R1, सॉरी साइन R2, पहले इधर से करते हैं, इज इक्वल टू म्यू, म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से साइन R1 R2 कितना हो जाएगा, म्यू नीचे जाएगा तो 2/3। यहाँ से R2 लिख सकते हो साइन इनवर्स 2/3। अगर ऐसा कुछ सवाल आता है तो तुमको साइन इनवर्स 2/3 का वैल्यू दे के रखेगा एग्जाम में। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आएगा तो, नहीं आएगा तो परेशान नहीं होना। आएगा इस तरीके का कुछ दे के रखेगा, नहीं दे के रखेगा तो उसी टर्म में आंसर होगा। अब यहाँ से तुम R1 कैलकुलेट कर सकते हो। देयरफॉर R1 कितना होगा, A माइनस R2। तो A कितना दिया होता, 30 डिग्री, माइनस साइन इनवर्स 2/3। जैसे ही तुमने R1 कैलकुलेट कर लिया, सो साइन आई इज इक्वल टू, म्यू की जगह रखोगे 3/2 साइन R1 की जगह ये वैल्यू पुट करोगे तो 3/2 साइन 30 माइनस साइन इनवर्स 2/3। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। यहाँ से साइन आई आएगा। हो गया। यस सर। एक और लिखना, लिखना दूसरा सवाल।
prism angle is 60 degree and refractive index of prism is root 2, then find whether ray will emerge out of prism or not. सर इमर्ज करेगा। इमर्ज करेगा, वही सेम कंडीशन यूज करना। फॉर नो इमर्जेंस क्या होता है, म्यू शुड बी ग्रेटर देन कोसेक इनवर्स सॉरी कोसेक a/2, ये कंडीशन होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर रे इमर्जेंस करेगा। म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, म्यू दिया हुआ है तुमको √2 के बराबर, और कोसेक a/2 कितना होगा, कोसेक a/2 मतलब 1/sin30 डिग्री। ठीक है, ए की जगह 60 रखोगे, 1/sin30 डिग्री, और sin30 डिग्री कितना होता है, 2 होता है, ऊपर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे तो म्यू इज लेस देन 2, म्यू का जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है, लेस देन 2 है, यानी रे इमर्ज करेगा। आ रही बात समझ में, हटा दे इसको। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। डेविएशन का फॉर्मूला हमने देखा, डेविएशन क्या होता है, I + E - A। ठीक है, तो अगर प्रिज्म तुमने सेलेक्ट कर लिया तो तुम ए के साथ कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर प्रिज्म सेलेक्ट कर लिया हमने, उस प्रिज्म के चलते अगर मिनिमम डेविएशन चाहिए तो यहाँ से ए के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, ए फिक्स हो गया। चेंज किसको किसको कर सकते हैं, आई और ई को कर सकते हैं। ठीक है, अब आई और ई को चेंज करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से हम जब कंडीशन डेवलप करते हैं तो पता चलता है कि व्हेन आई इज इक्वल टू ई, व्हेन आई इज इक्वल टू ई, देन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। मतलब डेविएशन जो होगा वो मिनिमम कब होगा, डेविएशन मिनिमम तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर हो जाए। इस कंडीशन में डेल्टा जो होता है वो डेल्टा मिनिमम के बराबर होता है। तो सो अगर डेल्टा मिनिमम निकालोगे, डेल्टा मिनिमम कितना होगा, 2i - A। ठीक है, सारी बात समझ में क्या बोल रहा हूँ। अब ये जो कंडीशन है ना, ये कहाँ से आया, इसके लिए थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएशन करके मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। उस मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट यूज करना है। ये आई और ई दोनों फंक्शन है, ये जो डेल्टा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पर भी और ई पर भी। ठीक है ना, तो इस ई को सिंप्लीफाई करते हैं हम साइन के टर्म में और आई के टर्म में पुट करने की कोशिश करते हैं। जब आई के टर्म में पुट करोगे, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे आई के रेस्पेक्ट में, फिर वहां से कंडीशन मिनिमम ला करके सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा। तो वो सारा चीज जो डेरिवेशन वाला चीज है वो हटा दिए हैं। बस कंडीशन क्या है, मिनिमम डेविएशन तब होता है व्हेन आई और ई दोनों बराबर हो जाता है। आई और ई बराबर होगा उस केस में जो डेल्टा होगा या डेविएशन होगा वो मिनिमम होगा, और वैल्यू कितनी होगी, 2i - A। ठीक है,
सवाल लिखो। लिखना, if prism angle if prism angle if prism angle is 60 degree, if prism angle is 60 degree and minimum deviation and minimum deviation through the prism and minimum deviation through the prism is 30 degree, is 30 degree, is 30 degree, then find then find refractive index, then find refractive index of the prism, then find refractive index of the prism. लिख लिया सवाल समझो। आवाज ब्रेक नहीं Yes, हो रहा है sir. ना? No, sir. डेल्टा मिनिमम दिया हुआ है 30 डिग्री एंड प्रिज्म एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और तुमसे पूछ क्या रहा, म्यू कितना होगा प्रिज्म का, म्यू इज इक्वल टू व्हाट। सोच रहे हो कि डेल्टा और ए से हम प्रिज्म एंगल कैसे, ये सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? 1/√2. 1/√2 आ रहा है, 1/√2 चलो आ सकता है, एक आंसर लिख दिया, म्यू इज इक्वल टू 1/√2। और किसे कुछ आया? चलो समझते हैं कैसे करेंगे इसमें। देखो मिनिमम डेविएशन जब हमने देखा था ना, मिनिमम पहले तो समझना है कि म्यू आता क्या है, म्यू जब स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला यूज होगा तब आएगा, ठीक है। अब जो भी हमने कंडीशन यूज करा था वहां पे आई ई बराबर था, और जब आई ई बराबर होगा ना तो R1 और R2 भी बराबर होगा। जैसे आई ई बराबर हो गया उस केस में R1 और R2 भी बराबर हो जाएगा, मान लो R के बराबर है, ठीक है। अब इन दोनों कंसेप्ट को यूज करोगे स्नेल्स लॉ में, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1, और R1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, R पुट कर सकते हैं, ठीक। और यही बराबर किसके है, यही बराबर है साइन ई के, ठीक। आ रही बात समझ में क्या बोल रही हूँ? Yes, sir. देखो ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखा सर हुआ है ना, √2 इसी को आंसर हो यूज जाएगा। √2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत बात, तुम खुद से भी चेक कर सकते हो कि 1/√2 आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 1/√2? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा ही होगा। 1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो 1/√2 क्या है, गलत है, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो यहाँ से क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर आएगा, ठीक है। अब देखो सेम यहाँ जो है ना फॉर्मूला एकदम जो ऊपर 3 पढ़े हैं ना, वही फॉर्मूला को उलट पलट के यूज करना है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो R1 प्लस R2 किसके बराबर था, ए के बराबर था, और ये दोनों बराबर हो गए, यानी R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। R कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। दूसरा आई को रिप्लेस करना, आई को कैसे रिप्लेस करोगे, अभी फॉर्मूला लिखा है डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस ए, इसको सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से तो क्या आएगा, आई इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम माइनस, सॉरी माइनस इधर आके प्लस होगा बाई 2। तो आई को डेल्टा मिनिमम ए के टर्म में यहाँ पुट कर दो,
आर को ए बाई टू के टर्म में पुट कर दो, क्योंकि तुमको डेल्टा मिनिमम और ए ही दिया हुआ है। यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके लिए एक अलग से और फॉर्मूला याद रख सकते हो प्रिज्म के केस में, एंड दैट फॉर्मूला इज म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मीन प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब तुमको डेल्टा मिनिमम दिया हो और प्रिज्म एंगल दिया हो और उसको यूज करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को बोले। जो जो वैल्यू दिया है पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, 90 डिवाइडेड बाई 2 45, तो इधर आएगा साइन 45, नीचे क्या आएगा साइन कितना a बाई टू यानी तो 30 डिग्री। 30 हो जाएगा। तो साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2, 2 ऊपर जाएगा √2 नीचे आएगा, तो म्यू जो होगा डेट विल बी √2। तो ये भी एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना। अगर मिनिमम डेविएशन दिया हुआ हो, प्रिज्म एंगल दिया हुआ हो, तो वहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फॉर्मूला के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। हो गया। हटा दे इसको। इसको नोट में लिख लो, ये छोटा सा टॉपिक है और इसके लिए हम ज्यादा सोचेंगे नहीं, जो रिजल्ट है उसको याद रखेंगे। इसमें क्या है, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन का हमने पढ़ा था, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं कि मैक्सिमम डेविएशन कब होगा। किसी भी प्रिज्म से अगर रे डेविएट हो रहा है तो मैक्सिमम डेविएशन कब होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे उधर से, जो हमने नो इमरजेंस का कंडीशन पढ़ा है वहां से कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पे डेविएशन तब पढ़ रहे हैं जब रिफ्रैक्शन हो रहा है, और जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें मैक्सिमम डेविएशन तब होगा व्हेन I इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब I 90 डिग्री होगा तो इस केस में डेविएशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। और बार बार बोल रहा हूँ कि इसको क्या करना है, इसको नो इमरजेंस वाले कंडीशन से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि वहां जो नो इमरजेंस का कंडीशन था ना, उधर पे रे बाहर ही नहीं आ रहा था। तो रे अगर बाहर नहीं आ रहा तो एंगल बिटवीन इमरजेंस रे और इंसिडेंट रे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रे बाहर आ रहा है और उस बाहर में कब डेविएशन मैक्सिमम होगा, उसके लिए आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो आई 90 डिग्री पुट करोगे, उससे कोरोस्पॉन्डिंग R1 आएगा, फिर R1 से R2 कैलकुलेट कर सकते हो, और फिर डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो ई कैलकुलेट करके। तो वो सारा जो कैलकुलेशन पर्पस है वो नहीं मैं बता रहा हूँ। जब भी तुमसे पूछे तुमको क्या देगा, प्रिज्म एंगल दे देगा, ठीक है, या म्यू दे देगा, ये दोनों चीज देगा। कभी भी प्रिज्म का प्रॉपर्टी बताना होता है तो हम कैसे बताते हैं, इन दोनों एंगल से, इन दोनों एंगल को यूज करे बताएगा तुमको, ए देगा म्यू देगा और पूछेगा बताओ डेविएशन मैक्सिमम कब होगा। तो तुमको क्या करना है, तुमको आई 90 डिग्री पुट करना है, 2 बार स्नेल्स लॉ यूज करना है, और उन दोनों के हेल्प से तुम बता सकते हो कि जो डेविएशन होगा वो कितना होगा, क्योंकि मैक्सिमम डेविएशन का ये फॉर्मूला, डेविएशन का फॉर्मूला ये आई प्लस ई माइनस ए, इसी फॉर्मूला को यूज करके हमें डेविएशन बताना होगा। तो डेविएशन मैक्सिमम कब होगा, जब आई 90 डिग्री रखेंगे। तो आई तो तुमको पता चल गया, आई सीधे यहाँ पे क्या पुट करना है, 90 डिग्री। अब तुम्हें कैलकुलेट करना होता है ई, क्योंकि प्रिज्म एंगल दे के रखा है ए, तो ई कैसे कैलकुलेट करेंगे,
स्नेल्स लॉ के पास जाएंगे, और स्नेल्स लॉ के पास जाएंगे तो उसमें प्रिज्म एंगल का जरूरत पड़ता है और म्यू का जरूरत पड़ता है, तो वहां से ई निकलता है। क्लियर है? तो जो डेल्टा होगा, डेल्टा मैक्सिमम विल बी हाउ मच, 90। ये फिक्स है, आई के साथ कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। प्लस ई माइनस ए, और यहाँ पे ई किधर से कैलकुलेट करोगे, ई कैलकुलेट करोगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? यस सर। को सिंप्लीफाई करके ना एक इक्वेशन ला सकते हैं, लेकिन वो इक्वेशन लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बड़ा सा एक इक्वेशन है जिसको याद करने में बहुत दिक्कत होता है। वो इक्वेशन मैं लिख दूंगा, बोल दूंगा कि रट लो, रटने का जरूरत नहीं है। बस समझ लो कि कंडीशन क्या है मैक्सिमम डेविएशन का। मैक्सिमम डेविएशन का कंडीशन है कि आई 90 डिग्री होना चाहिए। तो जब आई 90 डिग्री है तो सीधे यहाँ आंख बंद करके 90 रख देंगे। अब प्रिज्म एंगल दिया होगा तो उसको सीधे सवाल से यहाँ छाप देंगे। जरूरत किसका पड़ेगा, ई कैलकुलेट करने का जरूरत पड़ेगा। तो ई कैसे कैलकुलेट करोगे, ई कैलकुलेट करोगे दोनों सरफेस पे 2 बार रिफ्रैक्शन लगाओगे स्नेल्स यूज करके। ठीक है? इक्वेशन याद करने का जरूरत नहीं है मैक्सिमम डेविएशन के लिए, बस कंडीशन याद रखना है कि मैक्सिमम डेविएशन कब होगा। ठीक है? और दूसरी फिर से बोल रहा हूँ, किससे कंफ्यूज नहीं करना है इसको, नो इमरजेंस के कंडीशन से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि नो इमरजेंस में भी मैंने एक जगह टर्म यूज करा था जहाँ आई को 90 डिग्री रखा था। ठीक है ना? तो कभी कभी बच्चे वहां से कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों मिक्स करके सवाल पूछने आ जाते हैं। सर आपने आई यहाँ पे 90 डिग्री रखा है, इसका मतलब सर यहाँ TIR हो रहा होगा। नहीं, TIR वाला एक दूसरा सिचुएशन था, वहां पे रे इमर्ज ही नहीं कर रहा था। तो जब इमर्ज नहीं कर रहा है तो डेविएशन निकालने का जरूरत नहीं है वहां पे। ठीक है? चलो नेक्स्ट लिखेंगे। जो मैंने 4 टर्म लिखवाया था उधर, कि किस किस चीजों पे डिपेंड करता है तुम्हारा डेल्टा, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि डेल्टा किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है? तो लिखना, रिलेशन बिटवीन, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिख दो ऐसे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आई एंड डेल्टा। आई और डेल्टा का जो ग्राफ होता है, सॉरी इसको डेल्टा इधर रख दो, आई इधर कर दो। आई को चेंज करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग डेल्टा चेंज होता है। तो उसका जो ग्राफ आएगा, ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। ठीक है? ये ग्राफ है, और ये जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा मिनिमम। और डेल्टा मिनिमम कब होता है, जब आई ई के बराबर हो जाए। आई जैसे ही ई के बराबर हो जाएगा क्या होगा, उस केस में जो डेविएशन होता है वो मिनिमम के बराबर होता है। तो ग्राफ ऐसे अम्ब्रेला शेप का होता है जो ऊपर की तरफ खुलता है। और अगर 90 डिग्री रखोगे, आई 90 डिग्री, तो ये जो टर्म है, ये जो एंड है, ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, मैक्सिमम डेविएशन। आई 90 डिग्री यहाँ पे हो जाता है, और ये कॉरस्पॉन्डिंग है डेल्टा मैक्स। तो ये जो ग्राफ प्लॉट करें वो 0 से 90 के बीच में प्लॉट करा है। ठीक है? 0 से जब हम बढ़ रहे हैं, 0 से बढ़ रहे हैं, कब तक, ई तक, तो डेल्टा डिक्रीज कर रहा है। डेल्टा डिक्रीज करता है, एक मिनिमम वैल्यू पहुंचता है, और इसी को मिनिमम डेविएशन बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। कब तक, जब तक एंगल 90 डिग्री ना हो जाए। और अभी अभी हमने देखा कि जब एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो उस केस में जो डेविएशन होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम डेविएशन होता है। ठीक है? हटा दे इसको। यस सर।
तो ये ग्राफ याद रखना, ग्राफ भी कभी कभी पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स आई एंड डेल्टा फॉर ए प्रिज्म। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे थिन प्रिज्म। अभी तक जो भी हमने कंडीशन पढ़ा है या जो भी थ्योरी अभी तक हमने पढ़ा है वो जनरल प्रिज्म के लिए था। वो थिन है या थिक है उससे मतलब नहीं है। लेकिन अब जो कंसेप्ट हम देखेंगे वो थिन प्रिज्म के लिए देखेंगे। अब थिन प्रिज्म बोलते हैं कि इसको लिख लो, इफ प्रिज्म एंगल फॉर अ प्रिज्म is very small, that is a less than 10 degree, that prism is called thin prism. अब इसके बाद का जो भी थ्योरी आएगा, जो भी थ्योरी यहाँ से आएगा, वो थ्योरी हम तभी यूज करेंगे जब सवाल में साफ साफ लिखा होगा कि थीन प्रिज्म है। अगर नहीं लिखा होगा तो फिर नहीं यूज करेंगे। हो गया? यस सर। अब थीन प्रिज्म के लिए कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते हैं। जो भी इक्वेशन जो हमने पहले पढ़ा था उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। थोड़ा थोड़ा चेंज क्या है कि पहले हमने लिखा था साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर वन, ये लिखा था। अब इसमें चेंज क्या हो रहा है, तुमको पता है कि आर वन प्लस आर टू जो है वो ए के बराबर होता है। आर वन प्लस आर टू क्या है, ए के बराबर है। तो इसका मतलब ये अब हो गया कि आर वन और आर टू क्या होगा, बहुत छोटा होगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना मिलेगा, 10 डिग्री या 10 डिग्री से कम मिलेगा। तो अगर इन दोनों को ऐड करने से 10 डिग्री मिल रहा है, इसका मतलब ये आर वन और आर टू दोनों क्या होंगे, बहुत छोटा होंगे। तो अगर आर वन आर टू बहुत छोटा है तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिख सकते हो आई इज इक्वल टू म्यू आर वन। आ रही है बात समझ में? क्योंकि अगर एंगल छोटा हो तो साइन थीटा थीटा हो जाता है। तो अगर साइन थीटा थीटा हो रहा है तो यहाँ साइन आई आई के बराबर हो जाएगा। वैसे ही साइन आर वन के बराबर हो जाएगा और म्यू बाहर मल्टीप्लाई। ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली क्या लिख सकते हो, ई जो होगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू आर टू। दूसरे सरफेस पे जब हम क्या करेंगे, दूसरे सरफेस पे स्नेच तो लगाएंगे, तो म्यू आर टू बराबर होना चाहिए, म्यू साइन आर टू बराबर होना चाहिए साइन ई के। तो वहां से ई भी छोटा है, आर टू भी छोटा है, ये इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन आएगा डेल्टा का, एंड डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। अब आई यहाँ से उठा के रखो, आई की वैल्यू क्या रखोगे, म्यू आर वन। ई की वैल्यू क्या रखोगे, म्यू आर टू माइनस ए। म्यू अगर कॉमन करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, आर वन प्लस आर टू। और आर वन प्लस आर टू किसके बराबर होता है, आर वन प्लस आर टू बराबर होता है ए के। एक है। यहाँ से म्यू इंटू ए माइनस ए कितना हो जाएगा, कॉमन कर सकते हो। तो डेल्टा जो यहाँ से आएगा वो क्या होगा, ए इंटू म्यू माइनस वन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन इसको हमेशा यूज नहीं करेंगे जब तक सवाल में साफ साफ मेंशन नहीं करेगा कि डेल्टा, सॉरी सवाल में साफ साफ मेंशन नहीं करेगा कि थिन प्रिज्म है, तब तक ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना। मेंशन करेगा या ऐसे ही तुमको दिखेगा कि एंगल 10 डिग्री दिया हुआ है, 9 डिग्री दिया हुआ है, 8 डिग्री दिया हुआ है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, डेल्टा निकालने के लिए फिर उधर नहीं कैलकुलेट करेंगे, आई और ई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सीधे प्रिज्म जो दिया हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करो। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली दिया हुआ है तो म्यू माइनस वन इंटू ए करो, डेविएशन आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आया ना, इस इक्वेशन में वो वाला कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे तुमको साफ साफ दिख रहा है कि डेविएशन म्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है। भले हमने इसके लिए कंडीशन लाना पड़ा कि प्रिज्म थिन है, लेकिन कहीं ना कहीं डेविएशन डायरेक्ट अब दिख रहा है कि म्यू पे डिपेंड कर रहा है।
डिपेंड वहां भी कर रहा था इनडायरेक्टली, हमें नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि डेविएशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट, डेविएशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन म्यू। क्लियर है? यस सर। चलो, तो ये फॉर्मूला याद रखना, और इसके साथ वही कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन इज दैट थिन प्रिज्म के लिए इसको यूज करेंगे। चलो एक सवाल करना। एक मिनट रुक जाओ, थिन प्रिज्म का कोई सवाल देखते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। चलो थिन प्रिज्म का है नहीं, एक नॉर्मल प्रिज्म का सवाल है, लिखना लिखना। अ लाइट रे, अ लाइट रे, a light ray is incident, a light ray is incident at one of at at one face of at one face of at one face of a prism, at one face of a prism, at one face of a prism at an angle 60 degree, at an angle 60 degree, at an angle 60 degree, full stop. If emergent ray, if emergent ray, if emergent ray is normal to the other face, if emergent ray is normal, if emergent ray is normal to the other face, if emergent ray is normal to the other face of prism, normal to the other face of prism, then find then find then find refractive index of prism, then find refractive index of the prism, refractive index of the prism, such that such that such that prism angle is 30 degree, such that prism angle is 30 degree, such that prism angle is 30 degree. इसमें एक चीज और लिख सकते हो, also find deviation, also find deviation, also find deviation. Also find deviation. हो गया? सर वो mu is equal to √3 and delta is equal to 30. ठीक। भाई ये स्टार्टिंग का जो 3 फॉर्मूला है उसको यूज करना है, और उसको यूज करके इजिली कैलकुलेट कर सकते हो कि म्यू कितना होगा और डेविएशन कितना होगा। डेविएशन निकालना तो बहुत ही सिंपल है,
क्या कह रहा है, लाइट इंसिडेंट हुआ कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे, ये दिया हुआ। एक फेस पे जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है वो कितने एंगल पे हो रहा है, 60 डिग्री पे हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ प्रिज्म एंगल भी दे दिया कि प्रिज्म एंगल 30 डिग्री है। नेक्स्ट चीज ये बोल रहा है कि जब ये रे बाहर निकल रहा है प्रिज्म से, तो वो नॉर्मली बाहर निकल रहा है, ठीक है ना, मतलब यहाँ से अगर बाहर निकल रहा है तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। नॉर्मली निकलने का मतलब है ये एंगल, यहाँ पे जो प्रिज्म का फेस है और जो रे है उसके साथ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बन रहा है। आ रही है बात समझ में, इतना दिया हुआ। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब ई का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0। अगर रे नॉर्मली बाहर निकल जा रहा है तो ऐसे केस में ई का वैल्यू कितना होगा, ई का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ से डेल्टा कैलकुलेट करोगे, डेल्टा क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए। आई दिया हुआ है 60 डिग्री, ई है 0, ए है 30। सिंप्लीफाई करोगे डेल्टा आ गया 30 डिग्री। नेक्स्ट तुमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट तुमसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमें अगेन स्नेल्स लॉ के पास जाना पड़ेगा, और स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1, ठीक है। तो ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, लेकिन इस इक्वेशन के लिए तुमको R1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो R1 कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो अगर डेल्टा सॉरी अगर E 0 है तो R2 कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे देखो क्योंकि इधर भी एंगल 90 डिग्री का बनेगा, तो E 0 तो R2 भी 0, और अगर R2 0 तो R1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू A, क्योंकि R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। तो यहाँ से R1 किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर, उसको उठा करके यहाँ पुट कर दो। तो म्यू जो होगा दैट विल बी साइन I डिवाइडेड बाई साइन A। साइन I दिया हुआ है 60, तो साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन A कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, √3 आएगी, ठीक है, क्लियर है। चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।